वेलकम बैक। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब इत्तेफाक राय के साथ हुआ। हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर इंतखाब किया और एक ऐसे नाम का इंतखाब किया जिसको मुल्क के मुख्तदर हलकों में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता है, जिनका माजी भी ताबनाक है और उनसे तवक्को भी की जाती है कि आने वाले वक्त में, आने वाले इंतखाबात में एक शफाफ इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मौका है, एक अहम इंतखाबात इसलिए भी होंगे कि पहली मरतबा लगता यह है कि एक हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें, अपोजिशन, सबको इलेक्शन की तरफ जाना है। इंटर्म हुकूमत भी बनेगी और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। एक जो इलेक्शन कमीशन है वो भी आज़ाद बनाया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि आज़ादाना फैसले होंगे इस तरह के इंतखाबात में। इन इंतखाबात पर नजरें लगी हुई हैं मुल्की अवाम की, बैनुल अक़वामी बिरादरी की, सियासी जमातों की, और मीडिया भी इसे बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। क्या क्या जिम्मेदारियां उन पर आयद होती हैं और वो किस तरह से इससे ओहदा बरा हो सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब सरवर बारी। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बताइए कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा 2013 के इंतखाबात में? जी, मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त जो है हल्का नंबर 151 जो मुल्तान में बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके इंतखाबात हैं, और वहाँ पर देखने में आएगा कि किस हद तक जो है इलेक्शन जो है वो फेयर और फ्री हुए हैं। लेकिन अभी तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फरमान के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसके मुताबिक जो है ये बात सामने आई है, क्योंकि हमारी टीमें अभी मॉनिटर कर रही हैं। अभी तक ये किसी को मालूम नहीं है कि वो जो 3 रुकनी कमेटी बननी थी, मॉनिटरिंग कमेटी, उनके नाम क्या हैं और उसमें फोटोग्राफर कौन है, ताकि अवाम अगर कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट की तो उस तक पहुंचा सके। लेकिन ये अच्छी पेशरफ्त भी हुई है कि जो DRO साहब हैं उन्होंने हल्के का दौरा किया है और बहुत सारी जगहों पर जो है वो अब्दुल कादिर गिलानी साहब के नाम से बहुत सारे वॉल चॉकिंग की गई थी और उन्होंने 3 घंटे का नोटिस दिया। तमाम बैनर्स और जो वॉल चॉकिंग है वो मिटा दी गई है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम को कौन कौन से ऐसे अहम इक़दाम करने होंगे 2013 के इंतखाबात के लिए कि इंतखाबात वाक़ईतन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हों? मेरा ख्याल है सबसे अहम जो काम उनको करना पड़ेगा वो जो नई इलेक्टोरल रोल्स हैं उनकी सेहत के बारे में जो है वो बहुत ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की पब्लिक और तमाम जो पॉलिटिकल कंटेस्टेंट्स हैं वो उन पर एतमाद हो और उसमें कम से कम जो है गलतियां हो। इस वक्त जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जो ऑडिट हमने की है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की, उसमें तकरीबन 3.9 मिलियन ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास CNIC है लेकिन उनके नाम जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर नहीं है। इसी तरह तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 11.1 मिलियन ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं इस वक्त, उनके नाम वोटर्स लिस्ट पर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगले इंतखाबात से पहले फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की क़यादत में, जिन पर हमें बहुत फ़ख्र है और बहुत एतमाद है, हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इलेक्टोरल रोल जो है वो सही हो। अच्छा, इसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनसे एक एतमाद का रिश्ता कायम करना भी ज़रूरी होगा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। कितना इसमें कामयाब हो सकेंगे और ये कितना ज़रूरी होता है? मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पर तमाम सियासी जो जमातें हैं उनकी क़यादत के साथ जो है बहुत ही मीनिंगफुल जो है डायलॉग शुरू करें, उनको एतमाद में लें और ऐसी तमाम प्रैक्टिसेस जो माजी में होती रही हैं जिनकी वजह से इलेक्शंस की लेजिटिमेसी जो है उसको वो सवालिया निशान बनती रही है। और मसलन शांगला में बाई इलेक्शन हुए, वहाँ पर औरतों को वोट नहीं डालने दिया गया। इसके अलावा और बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए हैं, पिछले इलेक्शन में भी ये हुआ था 2008 में भी। तो कई हवालों से वहीदा शाह का केस है, मूसा गिलानी की अपनी जो बाई इलेक्शन में फतह है वो भी मशकूक है, और 2008 में कराची में भी बहुत सारे जाली वोट डाले गए थे। कई ऐसे हलके भी हैं
جہاں پر جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ 100% اور اس سے زیادہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اعتماد میں لیں اور ان پر اعتماد کریں. تو پھر ہمیں ایک بہت ہی اچھے شفاف الیکشن. قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تو یہ ہے کہ جولائی کے بعد الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. آپ کو واقعی ایسا نظر آتا ہے کہ جولائی کے بعد الیکشن کمیشن عام انتخابات کرانے کے قابل ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی جولائی کے فوراً بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کرانے کی پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کے ذریعے ووٹرز کی ویریفیکیشن کی جائے، اور وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے کیونکہ آج 11 جولائی ہو چکا ہے اور اس کے ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹروں کی ویریفیکیشن کرنے میں زیادہ وقت لگے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں 2 ماہ لگتے ہیں کیونکہ انتخابات تو فروری کے بعد ہی ہونے ہیں، تو اس لیے کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دسمبر سے پہلے انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ شاید انتخابات اصل وقت سے پہلے کروانے کی طرف کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب سرور باری. کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے لیے اور نئے چیف الیکشن کمشنر جناب فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ الیکٹورل رولز کو صحیح سے امپلیمنٹ کیا جائے، ان کی وائلیشن نہ ہو. اس کے لیے مناسب انتظامات کرنے ہوں گے. فخر الدین جی ابراہیم آنے والے انتخابات کے لیے بہت زبردست قسم کی پلاننگ رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک الیکٹرانک طریقہ استعمال کیا جائے الیکشن کے لیے ووٹ کاسٹنگ کا، جس میں ڈبل ووٹ نہ پڑے، اور بہت سی اصلاحات چاہتے ہیں. مگر وقت بہت زیادہ نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک اچھی خبر، ایک اچھی بات یہ ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسی شخصیت چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوئے ہیں، بن گئے ہیں، اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ انتخابات کے لیے جو بیسٹ پاسبل ہو سکے گا وہ کیا جائے گا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات ہوگی حقانی نیٹ ورک کی. حقانی نیٹ ورک سے متعلق امریکہ کا دباؤ پاکستان پر بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. یہ معاملہ وہیں سے جڑا ہے جہاں سلالہ واقعے کے وقت موجود تھا. سلالہ واقعے پر معافی تو امریکہ نے مانگ لی ہے مگر اس معاملے کو بھی نہیں چھوڑا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کا دباؤ پاکستان پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، امریکی وزیر خارجہ ہوں، یا پاکستان میں امریکی سفیر کیمرون منٹر، سب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی جو امریکہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. واقعی کیا حقانی نیٹ ورک حقانی نیٹ ورک افغانستان میں امریکہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں؟ 2014 کو نیٹو افواج نے افغانستان سے نکلنا ہے، امریکہ نے وہاں سے نکلنا ہے، اور اس مقصد کے لیے بات کا عمل امریکہ شروع کر چکا ہے افغانستان میں ان گروپوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ برسر پیکار رہا تھا. ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے اسموتھ طریقے سے فوجیں باہر نکل سکیں اور 2014 تک اس تمام صورتحال کا اینڈ گیم شروع ہو جائے اور اس کو کمپلیٹ کیا جائے آہستہ آہستہ. مگر پاکستان پر یہ دباؤ کہ پاکستان ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، فوجی کارروائی کرے جو امریکہ کے مطابق پاکستان میں کہیں ان کی روٹس موجود ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر سعد محمد، ماہر افغان امور ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ فرمائیے کہ امریکہ بار بار حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے. کیا واقعی حقانی نیٹ ورک افغانستان میں امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے؟ جی، اس وقت امریکہ کے لیے صرف حقانی نیٹ ورک نہیں بلکہ پوری جو مزاحمت ہے وہ امریکہ کے عزائم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اس وقت بنا ہوا ہے، اور اس کو افغانستان میں ایک ناکامی کا سامنا ہے. ابھی اس پورے جو امریکہ نے حکمت عملی تیار کی ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 4-5 انہوں نے پچھلی دفعہ
मूवमेंट्स की हैं और इसमें सलाला चेक पोस्ट था जो हमला सलाला के ऊपर, ये एक वार्निंग थी। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर हमले कराना, ये उनकी इजाजत से बगैर या कम से कम उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। उनका एक बहरी बेड़ा शुमारी बहरी अरब में इस वक्त मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। सऊदी अरब से अबू जंदल नामी एक शख्स जो मुबैना तौर पर मुंबई हमलों में मुलव्विस था, उसको हिंदुस्तान के हवाले करना, और अभी जो आपने जिसकी बात की है हक्कानी नेटवर्क के बारे में, जो कांग्रेस में बिल पेश किया गया है कि उसको एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका ने एक हिकमत अमली तैयार की है जो लाइंस खोलने से उसका मसला हल नहीं होगा। वो चाहता है कि अफगानिस्तान में जो उसके अज़ाइम हैं, पाकिस्तान उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही करे और पाकिस्तान के ऊपर ये फिशार बढ़ता जाएगा। चाहे हक्कानी नेटवर्क को आप समझें कि वो बहुत बड़ा खतरा है या नहीं है, पूरी मुजाहिमत अफगानिस्तान में अमरीकी अज़ाइम के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान इस प्रेशर को कितना कबूल करने की पोजीशन में है, और नेटो सप्लाई खुलने के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात समझे जा रहे थे, मगर इस मामले पर जो एक दबाव बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि यह मामला भी वहीं से शुरू हुआ है जब सलाला वाकया हुआ था, तो जहां से ताल्लुकात कट डाउन हुए थे, जहां से डिमांड्स खत्म हुई थी और पाकिस्तान ने यह कहना शुरू किया था कि अब डू मोर नहीं होगा, वहीं से मामला दोबारा से शुरू हो गए हैं? जी मेरे ख्याल में नहीं। ये कई लोगों के तसव्वुर था कि अगर हम लाइन खोल दें तो उसके बाद हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पुरानी सतह पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। अमरीकी बयानात अगर आप देखें, और खासकर ये जो अभी उन्होंने कांग्रेस में ये बिल पेश करने वाली बात की है, तो ये पाकिस्तान से अभी जो उनकी डिमांड्स होंगी वो रोज बरोज बढ़ती जाएंगी। अमरीका चाहता है कि अफगानिस्तान में उसको जो शिकस्त का सामना है उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर डाली जाए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे आसान हदफ है इस मामले में, और वो पाकिस्तान के ऊपर ये मुकम्मल फिशार बढ़ाते रहेंगे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ सितंबर तक टाइम है, जब सितंबर में तकरीबन 28,000 अमरीकी फौजी मजीद अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, और जो अभी सूरत हाल है जमीन के ऊपर वो भी कुछ मतलब है कि ऐसी नहीं है कि अमेरिका ये जंग जीत रहा है, और अगर मजीद 28,000 फौजी निकल गए तो अमेरिका को अफगानिस्तान के हालात को काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और वो पाकिस्तान के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये भी तो एक हकीकत है कि हक्कानी नेटवर्क मुल्ला उमर की शूरा का एक कंपोनेंट हो सकता है, और बाकी जो इसके हिस्से हैं, ज्यादातर हिस्से इस शूरा के वो तो खुद अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनसे अब अमेरिका बातचीत भी कर रहा है। क्या हक्कानी नेटवर्क मुल्ला उमर की इजाजत के बगैर किसी भी किस्म की कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ या इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ कर सकता है? जी ज़ाहिरी तौर पे तो हक्कानी की तरफ से जो बयानात आते हैं वो तो यही कहते हैं कि हम मुल्ला उमर के ताबे हैं, और वो जैसे ही अफगानिस्तान में चाहते हैं, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जंग जारी रखना चाहते हैं, हम उसके साथ रहेंगे। तो और क्वेटा शूरा में इनकी एक सीट भी है, जो सो कॉल्ड क्वेटा शूरा है, उनमें हक्कानी नेटवर्क के जलालुद्दीन हक्कानी का एक सीट है उनकी वहां पर। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में ये एक खुद मुख्तार तंजीम है काफी हद तक, और ये जितने भी अमलियात अफगानिस्तान में करते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसकी इजाजत जो है वो कंधारी तालिबान या सो कॉल्ड क्वेटा शूरा से उसकी इजाजत ली जाए। तो ये काफी एक मौसर तंजीम है, और अफगानिस्तान के कई सूबों में जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिक हैं और काबुल तक इनकी रसाई है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इसको इसलिए इतनी अहमियत देता है क्योंकि काबुल के ऊपर हमला करना जो है वो इस तंजीम की हद में आता है, यही वहां पर ज्यादातर ऑपरेशन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद माहिर अफगान उमूर पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत अहम और संजीदा मामला है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान को जिन वसाइल की ज़रूरत है और पाकिस्तान की जो परेशानियाँ इस पर लाहक हो सकती हैं, जो मसाइल पाकिस्तान के सामने हो सकते हैं, उसमें अमेरिका पाकिस्तान की कितनी मदद करता है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ चलने को तैयार है, मगर बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान के साथ किस हद तक आगे बढ़ सकती है किसी भी इक़दाम के लिए, और किसी भी इक़दाम से पहले या उसके बाद में। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान के माशी हब यानी कराची की, जहाँ बैंक डकैतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता।
वेलकम बैक। पाकिस्तान के माशी हब कराची में बैंक डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में 40 से ज़ायद बैंक डकैतियां हो चुकी हैं और इस साल 7वां महीना शुरू हो चुका है और इन 7 महीनों में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 8 डकैतियां शहर में की गई, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ना तो बैंक डकैतियां रोक पा रहे हैं, ना ही इनके जिम्मेदारान को पकड़ पा रहे हैं, उन मुजरिमों तक पहुंच पा रहे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं और करोड़ों रुपए बैंकों से लूटे जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदा खुद सैयद आरिफीन ने। कराची में दीगर जराइम की तरह बैंकों में डकैती अभी मामूली बात हो गई है। जुम्मे के दिन शहर में एक और बैंक डकैती हुई जो इस साल की 8वीं बैंक डकैती थी। 2008 में 11, 2009 और 2010 में 7, जबकि 2011 में 20 बैंक डकैतियां हुई। गुज़श्ता साल होने वाली 20 बैंक डकैतियों में 7 करोड़ रुपए, जबकि इस साल होने वाली 8 बैंक डकैतियों में डाकू 1 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद ले उड़े। पुलिस का कहना है कि बैंक डकैतियों में कलअदम तंजीमों के लोग मुलविस हैं। कलअदम तंजीमों में अगर आप पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि जंदुल्ला के लड़कों की न सिर्फ एविडेंसेस मिली बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, उनसे रिकवरियां भी हुईं और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में रिकवरियां हुईं। उसके अलावा आप देखें कि शहर में दूसरी बैंक डकैती जो हो रही हैं उनमें भी बड़ी मैच्योर एविडेंसेस ये थी कि उनमें कलअदम तंजीम के लोग हैं शामिल, जो करने के बाद फौरी तौर के ऊपर कराची से मूव आउट हो जाते थे। सूरत हाल का हैरत अंगेज पहलू ये है कि 1.5 साल के दौरान लूटे जाने वाले बैंक्स में से एक निजी बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेस 8 दफ़ा, जबकि एक और निजी बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेस 6 दफ़ा लूटी गईं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस दौरान जिन बैंकों में डाका डाला गया उनमें कोई भी गैर मुल्की बैंक शामिल नहीं। आखिर ऐसा क्यों? बैंक डकैती के बाद फौरन ही इस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो सामने आ जाती है, लेकिन पुलिस फिर भी मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। हर कैमरे की एक कैपेसिटी होती है कि कितनी जूमिंग पे उसकी पिक्चर ने फटना है, तो अगर अच्छी रेजोल्यूशन वाला कैमरा लगाएं तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। कुछ बैंक डकैतियों में वहां तैनात सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड मुलविस पाए गए। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि भर्ती होने वाले गार्ड्स की जांच पड़ताल ही नहीं की गई थी और बाद में पुलिस की जानिब से गार्ड्स को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। सिक्योरिटी कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज एसोसिएशन की चेयरमैन ने इंकशाफ किया कि 25 के करीब ऐसी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं। 25 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जो लाइसेंस के बगैर ऑपरेट कर रही हैं। ये जो 50 हैं जो एप्सा से बाहर हैं, इनके पास लाइसेंस है पर वो एप्सा के नीचे नहीं आए। बट इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है और ये भी ऑपरेट कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि बैंकों में मौजूद पैसा इंश्योर्ड होता है जो कि बैंक्स को वापस मिल जाता है, इसलिए बैंक इंतजामिया सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देती। वो जो हमारे पास जो मुल्ज़िमान की तस्वीरें हैं उसको देखने के लिए वो आमदा नहीं था। तो उसको पता है कि हमारा पैसा इंश्योर्ड है, वहीं से मिल जाएगा, हम ये बादर क्यों करें। हमने इस तमाम सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानने के लिए बैंक्स की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन PBA से बारहा राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन PBA के तर्जुमान की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बेशतर लोग अपनी जमा पूंजी को महफूज करने के लिए बैंकों का रुख करते हैं, लेकिन अब तो वहाँ भी लुटेरों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान अगर पुलिस और सिक्योरिटी कंपनीज नाअहल हैं तो दूसरी जानिब घर के मकीन भी अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकते। प्रोग्राम आज का इमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन अली सज्जाद और आसिफ शेख के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़ कराची। सैयद आरफीन की रिपोर्ट आपने देखी। बैंक में पड़ा पैसा चाहे इंश्योर्ड हो या ना हो, ये पैसा जो लूटा जाता है ये कहां इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में आपने ये भी देखा कि नाम लिया गया उन कलअदम तंजीमों का जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है। लिहाजा ये मामला बहुत संगीन हो जाता है कि कराची जैसे शहर में पै दर पै डकैतियां और फिर उन डकैती करने वालों को का पकड़ा ना जाना और फिर इस तरह की कार्रवाइयों का सद्देबाप ना होना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।